लेक्चर 11 पेपर लीक। अब आगे चैप्टर 11। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नॉवेल का 11वां चैप्टर बिना देरी किए, जिस पर पार्थ और राज सोचने लगते हैं। वीर उन दोनों को सोचता देखकर उन दोनों से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है वो दोनों ऐसे ही है, कोई भी चीज़ सोच समझ के करना। इनफैक्ट वो खुद भी ऐसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके साथ जेनी है जो उसकी हेल्प करती है, लेकिन उन दोनों के पास ऐसा कोई नहीं है। राज समझदार है, लेकिन वो कभी भी अकेले इसमें रिस्क नहीं लेना चाहेगा, और पार्थ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। उन दोनों को सोचता देखकर वीर ने उन दोनों से कहा, क्या तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम दोनों कैसे पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में कौन से कॉइन ऊपर करेगा और कौन नीचे गिरेगा? अगर ऐसा है तो मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जिस कॉइन में मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसमें तुम दोनों भी करो, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम दोनों की भी। जिस पर दोनों हामी भर देते हैं। तभी पार्थ का फ़ोन बजने लगता है, तो वो देखता है उसकी माँ का कॉल आ रहा है। तो पार्थ उन दोनों से कहता है, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। फिर पार्थ वहाँ से चला जाता है। पार्थ के जाने के बाद वीर राज की ओर देखता है, जो कि वीर के लैपटॉप में देख रहा था, जहाँ पर वीर ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। कुछ सोचकर वीर राज से कहता है, राज क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब राज वीर से पूछता है, कैसा साथ? वीर तब वीर राज से कहता है, राज मैं एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किस फील्ड में जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर राज पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है, वही कर जिसके लिए तूने ये लैपटॉप मंगवाया है। जिस पर वीर उसकी तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है, तुमको कैसे पता कि मैंने किस लिए लैपटॉप मंगवाया है? जिस पर राज हंसते हुए वीर से कहता है, मैं तेरे साथ बचपन से हूँ, मुझे पता है कि तू कब क्या चीज़ करता है और क्यों करता है। मैं जानता हूँ कि तूने ये लैपटॉप इसलिए मंगवाया है कि तू एक ऐसा सिस्टम बना सके जिसको कोई नहीं तोड़ पाए और न ही कोई हैक कर सके। उल्टा जो उसे हैक करने की कोशिश करे तो वो और मजबूत होता जाए, और उसके साथ साथ जो उसे हैक करने की कोशिश करे तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए। और इसलिए तू आज पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर इसी चीज़ की बुक्स पढ़ता रहा है। वही वीर जब राज के मुंह से अपने बारे में इतना सब कुछ सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है, इसको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चला रहा है। हाँ, ये सच है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। इनफैक्ट उसने पिछली जिंदगी में इस बनाने में ट्राई किया था तो वो फेल हो गया था, इसलिए वो उसने सोचा था कि वो फिर कोशिश करेगा, और अभी की बार उसके पास जेनी भी है जो उसकी हेल्प करेगी। अगर वीर उस सिस्टम को बनाने में सफल हो गया तो वो उसके पास सब कुछ आ जाएगा, पैसा, पावर, सब कुछ। लेकिन ये सब सोचना बहुत आसान है और करना उतना ही ज्यादा कठिन। राज जब देखता है कि वीर अपने में खोया हुआ है तो उसके कंधे में हाथ रखकर कहता है, तू कुछ भी कर, मैं और पार्थ हमेशा तेरा साथ देंगे, भले ही तू गलत क्यों न हो। और तुम्हारे सिवा तो मेरा पास कोई है भी नहीं, और पार्थ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ का ट्रांसफर होता रहता है। आज यहाँ है तो वो कल कहीं होगा। बचा तू मेरे पास, और मैं नहीं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? और फिर जब हम कामयाब हो जाएंगे तो लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं उनको भी करनी है। वही वीर जब राज की बातें सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो राज से कहता है, थैंक्स यार मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। जिस पर राज उससे कहता है, क्या यार तू दोस्त भी कहता है और थैंक्स भी बोलता है, ऐसे कैसे चलेगा? न ये नहीं चलेगा। जिस पर वीर हंस देता है और राज को गले लगा लेता है, ठीक है अब नहीं कहूँगा, चल अब मेस चलता है, क्योंकि कल से हम दोनों के लिए बहुत बड़े दिन शुरू होने वाले हैं। जिस पर राज हामी भरते हुए दोनों मेस चले जाते हैं डिनर करने के लिए। ऐसी ही रात बीत जाते हैं और रात भर जागकर वीर ने अपने सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सी जानकारी हासिल कर ली, जिसमें उसकी मदद जेनी ने की थी। इसलिए आज सुबह वीर की नींद लेट खुली थी, जिस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया था। वीर को डर था कि कहीं उसने एक्सरसाइज नहीं की, कहीं जेनी फिर से उसे करंट न दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस पर वीर को तसल्ली मिली और वो फ्रेश होकर जल्दी ही राज के साथ अपनी क्लास के लिए चला गया। आज सिर्फ 2 ही क्लास थी, जिस वजह से वीर जल्दी ही फ्री हो गया, तो वीर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वही वीर को देखकर राज भी अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वही वीर ने अपनी पहले पोजीशन चेक की तो उसकी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था और आने वाले दिनों में और भी अच्छा मिलेगा, इसलिए उसने एक बार देखकर वीर ने अपने सिस्टम को बनाने के लिए कोडिंग शुरू कर दी। शुरू में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही उसे समझ आने लगा कि ये इतना भी आसान नहीं है बनाना। इस सिस्टम को बनाने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा
मेहनत करनी पड़ेगी। वही राज भी उसे देख रहा था और ऐसे देखकर राज कहता है कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, बन जाएगा। तभी राज के मोबाइल में एकदम से मैसेज आने शुरू हो गए, जिस पर राज ने अपना व्हाट्सएप खोलकर देखा कि किसी का पेपर लीक हो गया। हाँ, तब राज वीर से कहता है ये देख किसी ने पेपर लीक कर दिया, शायद लास्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हो गया है। जिस पर वीर कहता है तो मुझे क्या करना है, और जिसने भी किया है उसकी खुद पुलिस पकड़ लेगी, और तू जो सोच रहा है न वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। जिस पर राज कहता है अभी तो मैंने तुझसे कुछ कहा भी नहीं और तू पहले से मुझे सुनाने लगा। खैर छोड़, अगर तुझे नहीं करना कोई बात नहीं। वही वीर अपने लैपटॉप में लगा रहा। क्लास में सभी बैठे स्टूडेंट उन दोनों को देखे जा रहे थे। तभी क्लास में एक लड़की इंटर हुई और उसकी नज़र सबसे पहले वीर के ऊपर गई। वीर को देखकर उस लड़की के चेहरे के ऊपर एक शैतानी स्माइल उभर आई। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो और न ही रिव्यू नहीं दे रहे हो। आप लोगों को ये नावल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। चैप्टर 12 फटीचर का श्राप। अब आगे चैप्टर 12। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावल का नया चैप्टर बिना देरी किए। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, और वो क्या था सिर्फ वो ही जानती थी। वो लड़की चलकर सीधा उसी जगह पर पहुंची जहां पर राज और वीर बैठे थे। वीर तो अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था, लेकिन राज की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ गई, जिसे देखकर राज के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है और वो घबराते हुए एक बार वीर को देखता है, फिर उस लड़की की तरफ। फिर वो अपने मन में कहता है नहीं नहीं, इन दोनों का सामना नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो तो सीधा हम दोनों की तरफ चली आ रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही वीर एक बार राज की तरफ देखता है। वो देखता है कि राज एक ही तरफ लगातार देखे जा रहा है, तो वो भी उस ओर देखता है जिस और राज देख रहा था। तो वो देखता है उधर से एल लड़की आ रही है जो उन दोनों के पास ही आ रहा है। उस लड़की को देखकर वीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल उभर आती है। उसकी स्माइल को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ा कांड करने वाला है, लेकिन वीर अपनी स्माइल तुरंत स्माइल छिपा लेता है और अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है। अब तक वो लड़की उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई और वो एक तक वीर को ही देखे जा रही थी। पता नहीं उसे क्या होता है कि वो राज से कहती है राज क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ से उठ सकते हो, मुझे वीर से कुछ बात करनी है। जिस पर पहले तो राज उसकी ओर देखता है और फिर वो वीर की ओर देखता है जो अपने लैपटॉप में ही लगा हुआ है। उसने धीरे से वीर के कान में कहा संभाल लियो मैं जा रहा हूँ, जिस पर उससे कुछ नहीं कहता है। वही राज उठकर अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से दूसरी सीट पर चला जाता है। राज के जाने के बाद वो लड़की राज की जगह पर बैठ जाती है और वो वीर की तरफ देखकर उससे कहती है क्या हुआ वीर, तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिस पर वीर उस लड़की को एक नज़र देखता है, फिर वापस अपनी नज़र लैपटॉप में देखने लगता है। वही उस लड़की को वीर के ऐसे रिएक्ट करने की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से उस लड़की को गुस्सा आने लगता है। तो वो गुस्से में वो वीर से कहती है लगता है पिछली बार की तुम अपनी बेइज्जती भूल गए हो, तभी तुम में इतनी अकल आ गई है। उस लड़की की बात सुनकर वीर को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये लड़की और कितना गिरेगी। वीर अपना गुस्सा कंट्रोल करके उस लड़की की ओर देखता है जो उसकी ओर गुस्से में देखे जा रही थी। वीर उससे लड़की से पूछता है क्या मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैं आपको जानता भी हूँ या नहीं है। वीर के ऐसे सवाल से उस लड़की के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं और वो लड़की अपने मन में कहती है यानी वो बात सच थी कि इसकी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन कैसे, क्या इसके साथ कुछ हुआ था, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता। तभी वो लड़की वीर को गौर से देखती है, तब उसे वीर के सर के ऊपर पट्टी दिखती है। तब उसे समझ में आ जाता है शायद वो सही ही बात है। चलो अच्छा है, अब तो मैं सीए और सबका सिखाती हूँ। इतना सोचकर वो लड़की वीर की तरफ देखकर कहती है ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी, क्योंकि नंदिनी कपूर किसी की नहीं हो सकती है। आई बात समझ में, और तुम जैसे फटीचर की तो बिल्कुल भी नहीं। वही वीर अपना लैपटॉप उठाकर राज से कहता है चल राज हॉस्टल चलते हैं क्योंकि मुझे कुछ काम है। इतना कहकर राज और वीर दोनों क्लास से निकल जाते हैं। वही नंदिनी को ये पसंद नहीं आता है, तो वो गुस्से में अपने आप से कहती है इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की, रुको मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर वो भी वीर के पीछे पीछे चली जाती है। वही वीर राज के साथ जिस तरफ जा रहा था वहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। तभी उसे पीछे से नंदिनी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे ओ फटीचर, तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई नंदिनी कपूर को इग्नोर करने की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम जानते नहीं कपूर परिवार कितना पावरफुल
है। तभी उसे वीर के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। वही वीर जब नंदिनी की बात सुनता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा, और हंसते हुए पीछे मुड़कर नंदिनी की ओर देखता है जो उसे ही हैरानी से देखे जा रही है। वही वीर हंसते हुए नंदिनी को देखकर कहता है, बहुत घमंड है न कि तुम कपूर परिवार की बेटी हो न, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर कपूर परिवार अगर रहे न तो क्या तुम फिर भी वही बात करोगी। जिस पर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर वीर हंसना बंद कर देता है और सीरियस फेस बनाकर नंदिनी की ओर देखकर कहता है, तुमने मेरा प्रपोजल इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया था कि मैं फटीचर हूं न, और मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता हूं। चलो माना मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन तुमने मेरी जो बेइज्जती की थी तुम्हें उसकी कीमत कहानी पड़ेगी। जिस पर नंदिनी हंसने लगती है जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो और वो हंसते हुए कहती है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम जोक भी कर लेते हो। अच्छा तो तुमने नाटक किया था कि तुम्हें कुछ याद नहीं है और तुम मुझसे बदला लोगे। सपना देखनी अच्छी बात है फटीचर। तब वीर उससे कहता है, तुम मुझे फटीचर कहती हो, चलो मैं तुमसे के बात करता हूँ। फिर अपनी घड़ी में देख कर कहता है, तुम्हें बहुत घमंड है अपने परिवार पर, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार 1 घंटे में बर्बाद हो जाओगे और तुम सब सड़क पर भीख मांगने पर मजबूत हो जाओगे और तुम्हारे 1 घंटे में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। तो तुम अपने परिवार वालों बचाना चाहती हो तो बचा लो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट ही है। टिकटॉक टिकटॉक। फिर वीर एक खतरनाक सीटी बजाते हुए अपने हॉस्टल के कमरे में चला जाता है, लेकिन जो वीर ने जो सीटी बजाई थी वो बहुत ही खतरनाक थी, जिस वजह से वहां पर खड़े राज और नंदिनी की घूसबम आ गए थे और दिल में एक अजीब डर बैठ गया था। वही नंदिनी के दिमाग में वीर की बातें गूंज रही थी कि तुम्हारा परिवार 1 घंटे में बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर अपने घर पर फ़ोन करती है, लेकिन उसको कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हाँ, ये मेरा कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, कहीं उस फटीचर की बात सच तो नहीं हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाकर देखना होगा। वही राज ये सब देख रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वीर पीछे कमरे में चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए, ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी 13 10,000 करोड़। अब आगे चैप्टर 13। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का नया चैप्टर बिना देरी किए। राज हॉस्टल के कमरे में आकर वीर से पूछता है, वीर ये क्या था? जिस पर वीर राज से कहता है, क्या था, कुछ भी तो नहीं। जिस पर राज उससे कहता है, वीर मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे सही से बता ये क्या था जो अभी अभी बाहर हुआ। जिस पर वीर उससे कहता, लो अभी तुम ही कह रहे थे किसने पेपर लीक किया उसका पता करो, अब मैंने कर लिया है, तब भी तुम कह रहे हो कि मैंने क्या किया। जिस पर राज उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसे उसकी बात समझ में नहीं आई। जिस पर वीर उसे समझाते हुए कहा, देख मेरी बात सुन, जब मैंने पता किया कि पेपर लीक किसने किया तब मैंने सबसे पहले उस कमरे का कैमरा हैक किया जहां पर पेपर को रखा गया था, और पेपर रखा था प्रिंसिपल के ऑफिस में, लेकिन मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे नंदिनी दिखाई दी जो पेपर चोरी करने आई थी, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे कवर रखा था जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं सकता था, इसलिए मैंने नंदिनी का फ़ोन भी हैक किया। तब मुझे पता चला कि ये पूरा प्लान कपूर परिवार का था। एक्चुअली कपूर परिवार पेपर लीक करके पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ही उन्हें ले डूबी। जब मैंने अंदर तक पता किया तब पता चला कि इसमें और भी बहुत बड़े बड़े परिवार है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले मुझे। लेकिन कपूर परिवार ने एक गलती कर दी, वो ये उन लोगों ने एक ऐसे इंसान को चुना जिसे कुछ नहीं होता है। फिर क्या था, मैंने नंदिनी के खिलाफ सारे सबूत सीबीआई को मेल कर दिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ नंदिनी को ही बर्बाद करूंगा, लेकिन उसको अपने परिवार की पड़ी ही नहीं थी, इसलिए मैं उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया। देखना चाहेगा देख लाइव कपूर मैंशन में क्या हो रहा है। इतना कहकर वीर राज की तरफ लैपटॉप घुमा देता है। वही नंदिनी जब कपूर मैंशन पहुंचती है तो उसे वहां पर सीबीआई
पुलिस और उसके साथ साथ इनकम टैक्स ऑफिसर भी मौजूद थे, जिस पर नंदिनी घबरा गई। वो पीछे मुड़कर भागने वाली थी, तभी किसी ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। अरे कहा जा रही है मैडम, असली मास्टरमाइंड तो आप ही है। अगर आप एक गलती न करती तो आप आज बच सकती थी, लेकिन जो भी जिसने आपके और आपके खिलाफ सबूत भेजे हैं उसको आपसे और आपके परिवार बहुत गहरी दुश्मनी लग रही है। जिस पर नंदिनी को वीर की कही हुई बात याद आ जाती है कि वो और उसका परिवार अगले 1 घंटे में बर्बाद हो जाएंगे। ये याद करते ही नंदिनी जोर से चिल्लाती है, नहीं ये नहीं हो सकता है, मुझे उससे मिलना होगा, हाँ यही सही होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे फिर से रोक दिया जाता है। मैडम आप कहीं नहीं जा सकती है, अब आप सीधे हमारे साथ जेल चलेगी। जिस पर नंदिनी उससे कहती है, देखिए सर मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं माना। वही नंदिनी गिड़गिड़ाते रही, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही मेंशन के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर जाने कहाँ से कैश निकाल रहे थे, जो वीर अपने लैपटॉप में देख रहा था। वही राज भी जब ये सब देखता है, इतना सारा कैश साला ये कपूर परिवार करता है तो इसकी सिर्फ छोटी सी कंपनी, लेकिन देखो साले को जाने कहाँ इसने पैसा छुपा रखा है। उस पैसों को देखकर वीर के मन में कुछ चल रहा था। वही राज ने उसे ऐसे कहीं खोया हुआ देखकर राज वीर से पूछता है, कहाँ खो गया, क्या सोच रहा है, कहीं ये तू पैसा उड़ाने की तो नहीं सोच रहा है। जिस पर वीर उसे देखने लगता है और उससे कहता, तुझे सब पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जिस पर राज उसे ऐसे देखने लग जाता है जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो, और वो वीर से कहता है, अबे मैं मजाक कर रहा था, तू सीरियस मत ले। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वीर उसकी बात का जवाब देते हुए उससे कहता है, वीर आगे कहता है, अब तक कपूर परिवार ने जाने कितने परिवार वालों बेघर किया होगा और जाने कितना के साथ कैसा कैसा सलूक किया होगा, तो अब उन लोगों का इंसाफ होगा जिस लोगों को इन लोगों की रोजी रोटी छीन कर अपना आसियान खड़ा किया है न, अब उन सबकी खटिया खड़ी होगी। वही कपूर मेंशन में इनकम टैक्स ऑफिसर मेंशन से कैश निकाल कर थक गए थे, लेकिन कैश निकलना ही नहीं बंद हो रहा था। तभी एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर से कहता है, यार ये करता क्या था जो इसके पास इतना कैश है। जिस पर दूसरा ऑफिसर उससे कहता है, पता नहीं यार, मैं तो निकाल कर थक गया हूँ, लेकिन ये है कि निकलना ही बंद नहीं हो रहा है। साला कहाँ छुपा कर रखा है, साला गटर के नाले में कौन छुपा कर रखता है, और ये देखो साला जहाँ हकता है वहाँ भी छुपा कर रखा है। ऐसी न जाने कौन सी जगह ही थी जहाँ पर कैश न मिला हो। वही जो ऑफिसर के पास टिप आई थी, उसे यहाँ इतना सारा कैश देखकर अपने मन में कहता है, कौन था साला जो कपूर परिवार को इस तरह बर्बाद करना चाहता था। खैर मुझे क्या, लेकिन एक बार उसे थैंक यू बोलना ही चाहिए। उसे इतना कहकर वो ऑफिसर अपना मोबाइल निकालता है और उसी नंबर पर मैसेज करता है जिस नंबर से उसे कॉल आई थी। मैसेज भेजकर वो ऑफिसर मन में उछलते हुए कहता है, अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है समझो। वही वीर के लैपटॉप में एक मैसेज पॉप होता है। ये उसी ऑफिसर के मैसेज था जिसने अभी अभी उसे थैंक यू लिखकर भेजा था, लेकिन वीर उस मैसेज को इग्नोर करता है और वीर वहां पर निकाला जा रहा कैश देखने लगता है। कैश देखने के बाद वीर जेनी से कहता है, थैंक यू जेनी मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, लेकिन जेनी क्या तुम बता सकती हो ये कैश लगभग कितना होगा। जिस पर जेनी उससे कहती है, क्या बड़ी मुझे बार बार थैंक यू मत कहा कर, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर मैं आपका काम भी नहीं करूंगी। जिस पर वीर उससे कहता है, ठीक है मेरी माँ, अब बता भी दो ये सारा कैश कितना होगा। जिस पर जेनी उससे कहती है, लगभग 10,000 करोड़। जिस पर वीर के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसके मुंह से निकल जाता है, क्या। उसे इतना तेज बोलते हुए राज उससे पूछता है, क्या हुआ वीर, तू इतना तेज क्यों चिल्लाया। जिस पर वीर अपने आप को ठीक करता है, कुछ नहीं बस ऐसे। जिस पर राज उससे पूछता है, वैसे वीर ये इतना सारा कैश कितना होगा। जिस पर वीर के मुंह से निकल जाता है 10,000 करोड़। जिस पर राज उससे कहता है, बस इतना ही। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वीर ने क्या कहा है, तो वो वीर से पूछता है, क्या बोला तूने, कितना कहा तूने, 10,000 करोड़ कहा है कि मेरे कान खराब हो गए हैं। जिस पर वीर कहता है, नहीं तूने सही कहा, और ये सारा पैसा आज ही देश के बाहर की बैंक में जाने वाला है, शायद स्विस बैंक। हमें वहीं से पैसा निकालना होगा क्योंकि हम लोग कैश नहीं ले सकते हैं, इसलिए मुझे रात होने तक इंतजार करना होगा, तभी मैं वो काम कर पाऊंगा जो मैं सोच रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https://whatsapp.com/channel/0029wavki7l और 0-1h। न्यू स्टोरी, क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह।
हो जाए। ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी। चैप्टर 14 अनजान शख्स। अब आगे चैप्टर 14। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नॉवेल का नया चैप्टर बिना देरी किए, जिस पर राज उससे कहता है तू क्या करने की सोच रहा है। तब वीर राज की तरफ देखकर कहता है कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कुछ लोगों का भला कर दूं, आखिर मैं इतने सारे पैसे का करूँगा क्या? जिस पर राज उसकी बात समझ में नहीं आती है। वही कपूर मेंशन में अब तक बहुत सारी मीडिया भी पहुंच गई, जिस वजह पूरे मुंबई में ये बात फैल गई थी कि कपूर मेंशन में बहुत ज़्यादा ही कालाधन मिला है, जो अब तक की सबसे बड़ी रेड है। इतना अभी तक कभी भी कैश नहीं मिला है जितना आज कपूर मेंशन में मिला है। इस खबर से पूरे मुंबई शहर में हाहाकार सा मच गया था। सभी मीडिया चैनल में यही सब बातें हो रही थी, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में सवाल था, आखिर कपूर परिवार के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से, जिसका सवाल शायद वीर को भी नहीं पता था और वो ये सब कुछ जानना भी नहीं चाहता था। तभी मीडिया में एक खबर और फैल गई कि ये सारा पैसा बाहर कि बैंक स्विस बैंक में जा रहा है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को सही किया जा सके। ये खबर किसी के लिए अच्छी थी और किसी के लिए बुरी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे कि उनको जब से पता चला था कपूर मेंशन में इतना सारा पैसा मिला है तो वो पैसा लूटने का प्लान बनाने लगे थे, लेकिन ये खबर उनके प्लान को चौपट कर दिया था। और वही वो लोग ये खुशी मना रहे थे ये पैसा स्विस बैंक में जमा किया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो स्विस बैंक को हैक करके कि वो पैसा चुराने के फिराक में थे, उनमें से वीर भी था। वीर ये खबर सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता है और राज से कहता है अब मज़ा आएगा, लेकिन मुझे उससे पहले अपने सिस्टम को बनाकर तैयार रखना होगा, तभी मैं अपने प्लान को कामयाब करना होगा। इतना कहकर वो जेनी की हेल्प से अपने सिस्टम को बनाने में लग जाता है। वही राज उसकी बातों को समझ में नहीं पा रहा था कि वीर क्या कर रहा है और क्या करने की सोच रहा है। तब वो वीर से पूछता है, यार वीर तू कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर वीर उससे कहता है कुछ मत समझ, जो रहा है वो देख, बस बाकी का तुझे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस पर राज शांत हो जाता है। वही कपूर मेंशन में अभी भी पैसों की गिनती की जा रहा थी। तभी उनके सबसे बड़े ऑफिसर को एक कॉल आती है, जिसमें उनसे कहा जाता है बाहर खबर फैल गई, जरा संभल कर। जिस पर वो ऑफिसर कुछ सोचता है और किसी को फोन करके कहता है, सुन मुझे 2 हेलीकॉप्टर चाहिए, एजेंट है कपूर मेंशन भिजवाओ, तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और सबसे कहता है जल्दी करो, हम लोगों को यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा कि बाहर सभी मीडिया को ये खबर पता चल चुकी है। जिस पर सभी तेजी से काम करने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद वहाँ 2 हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं, जिसमें सारा पैसा लोड करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं और पुलिस कपूर परिवार के हेड यानी नंदिनी के पापा और नंदिनी को अरेस्ट करके ले जाती है। उसके बाद उन मेंशन को सील कर दिया जाता है। ऐसे जितनी भी प्रॉपर्टी थी कपूर फैमिली के, उन सबको सील कर दिया जाता है। वही वीर को भी पता चल गया था कि पैसा मेंशन से निकल चुका है और वो पैसा अब किसी भी वक्त देश से बाहर होने वाला है। वीर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो पैसा कब स्विस बैंक में जमा हो और कब वो पैसा निकाल ले, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं था। आखिर स्विस बैंक को हैक करना कोई मामूली काम तो है नहीं, लेकिन वीर के लिए ये कठिन भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जेनी है जो हर चीज़ कर सकती है। वीर अपने लैपटॉप में लगा देखकर राज उससे कहता है, वीर यार मैं बोर हो रहा हूँ, चलना बाहर चलते हैं। जिस पर वीर राज को देखता है, जिसके चेहरे पर बोरियत साफ साफ देख रहा था। तब वीर राज कहता है, अच्छा चल, वैसे भी अभी टाइम लगेगा, मैं आने के बाद अपने सिस्टम को बना लूंगा। जिस पर वीर अपना लैपटॉप को वही कमरे में रखकर राज के साथ बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वीर के कमरे कोई आता है और वो उसके कमरे में कुछ ढूंढने कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ उसे नहीं मिलती है। तभी उसे किसी आहट सुनाई पड़ती है, तो वो जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पार्थ कमरे में आता है तो कमरे को देखकर कहता है, अरे यार यहाँ भी नहीं है कोई, और ये कमरा भी खोल कर चले गए हैं, खैर लाओ मैं ही बंद कर देता हूँ। इतना कहकर पार्थ कमरे में ताला लगा देता है और वो वीर और राज को ढूंढने चला जाता है। पार्थ के जाने के वही शख्स जो पार्थ के पहले कमरे में गया था।
वो ताले को देखकर वहां से चला जाता है। वही पार्थ वीर और राज को ढूंढते ढूंढते यूनिवर्सिटी के प्लेइंग ग्राउंड में आ जाता है तो उसे दोनों वहीं पर बैठे मिलते हैं। वो उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, खैर बताओ आज कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो। जिस पर वीर उससे कहता है, मैं अभी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया है अभी 3-4 दिन मुझे वहां से और भी अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। लेकिन ये बता आज तू कहाँ गायब रहा दिन भर। वीर की बात सुनकर पार्थ मायूस हो जाता है और कहता है, यार मोम का ट्रांसफर होने वाला है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। जिस पर वीर और राज उनसे कुछ नहीं कहते हैं। कुछ देर बाद वीर पार्थ से पूछता है, कहाँ होने वाला है। तब पार्थ उसका जवाब देते हुए कहता है, शायद गुजरात यूनिवर्सिटी या भी दिल्ली। तब वीर राज की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें कुछ कहना है। जिस पर राज कहता है, मैं तो कहता है जहाँ पार्थ जा रहा है हम दोनों भी वही ट्रांसफर ले ले, तीनों साथ रहेंगे, तुम दोनों क्या कहते हो। जिस पर वीर कहता है, वैसे आइडिया तो अच्छा है, फिर ठीक है बताना कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग भी वही चलेंगे। वैसे भी ये शहर मेरे लिए ठीक नहीं है, जो तुम दोनों बखूबी जानते हो। जिस पर पार्थ कहता है, तो फिर ठीक है इसी बात पर आज चलते हैं, पब में कुछ पिएंगे विएंगे और ऐस करेंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं ऐसी जगह में नहीं गया हूँ, और जब से तेरे साथ वो हादसा हो गया था तब से मैंने भी जाना बंद कर दिया है। तब वीर कहता है, तो तू रोक क्यों रहा है, चलना चलते हैं आज राज को, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, चल मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर वीर उन दोनों अपने कमरे में ले आता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में डोर पर आता है जिस पर ताला लगा देखकर कहता है, अभी यहाँ ताला किसने लगाया है, मैं और किसने, तुम दोनों तो ऐसे ही खोल कर चले गए थे और कुछ चोरी हो जाता। तो पार्थ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, जिस पर वीर और राज दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि उस समय उन दोनों की ही गलती थी। वही पार्थ डोर का लॉक खोलता है और तीनों अंदर आते हैं। वही वीर जब अंदर आता है तो उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पर हम तीनों के अलावा भी कोई आया था, लेकिन कौन और उसे यहाँ क्या मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029wavki7l और 0dap1h। न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी। जानने के लिए पढ़िए ये कहानी चैप्टर 15 प्लानिंग। अब आगे चैप्टर 15। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नॉवेल का नया चैप्टर बिना देरी किए। वीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे राज की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे वो होश में आया। राज वीर से कहता है, क्या हुआ वीर, तू कहाँ खो गया। जिस पर वीर राज से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई हम तीनों के अलावा भी आया था, शायद जब हम भूल गए डोर को लॉक करना है। जिस पर राज वीर से कहता है, ऐसा कैसा हो सकता है वीर, और आएगा भी तो किस लिए, उसे यहाँ क्या मिल जाएगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आखिर कौन है और वो यहाँ क्या करने आया था। खैर छोड़ो अभी ये सब, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। राज को तो पहले पता है कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ, लेकिन तुझे नहीं पता है। पार्थ चला जा। इतना कहकर वीर अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है। कुछ देर कोडिंग करने के बाद वीर कहता है, यस मैंने बना लिया, देखो मैंने एक सिस्टम बनाया है जो कोई भी हैक नहीं कर सकता है। इनफैक्ट कोई अगर उसे हैक करने की कोशिश करेगा तो ये सिस्टम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस सिस्टम एक ऐसा आई इंस्टॉल किया है जो ऐसे काम करेगा जैसे कोई अगर सिस्टम करने के लिए कोडिंग करेगा तो ये जो सिस्टम है वो कोडिंग अपने में ऑब्जर्व करके अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बना लेगा, जिस वजह से इस कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। है न कमाल की चीज़। ऐसा सिस्टम देखकर पार्थ का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। जिस पर राज उससे कहता है, अपने मुंह का डब्बा बंद कर ले, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। और ये सब वीर के लिए नॉर्मली बात है। वीर को तो बहुत कुछ आता है, बस कभी उसे ये सब करने का दिखावा नहीं किया है, क्योंकि अभी तक उसको ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब से अभी राज ने इतना ही कहा कि तभी रूम के डोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिस पर तीनों अलर्ट हो गए और तीनों बहुत संभल कर गेट तक पहुंचकर देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जिस पर राज वीर से कहता है, वीर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई तो है जो हम पर नज़र रख रहा है। तब वीर कहता है, हम पर नहीं सिर्फ मुझ पर, लेकिन क्यों रख रहा है ये नहीं पता है, और मैं अभी इन सब पचड़े में पड़ना भी नहीं चाहता हूँ।
पार्थ तू जल्दी से पता करके बता कि तू कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है अब यहाँ रहने में खतरा हो सकता है और अभी हम लोग इतने मजबूत नहीं है, इसलिए अभी के लिए ये सब चीजें हमें नजरअंदाज करनी होगी। तुम दोनों को मेरी बात समझ में आ रही है न? चलो अब अंदर। इतना कहकर वीर और दोनों लोग कमरे में वापस चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद उनसे कुछ लगभग 10 फीट दूर खंबे के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है। वो वहां से निकलकर वीर के कमरे की तरफ एक बार देखकर वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की किसी को फोन करती है और कहती है वो यहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहा है और मुझे जहाँ तक पता लगा है वो शायद गुजरात जाने की बात कर रहा है। मैंने उसे ये बात कहते हुए बास्केटबॉल ग्राउंड में कहते हुए सुना था, जिस पर उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है। ठीक है, ध्यान रखना उसका। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात के 8 तीनों दोस्त मेस में अपना अपना डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद तीनों अपने हॉस्टल के कमरे चले जाते हैं। कमरे में आने के बाद पार्थ दोनों से कहता है मोम का ट्रांसफर गुजरात हो गया है, इसलिए हमें 2-3 में यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वीर उससे कहता है डॉक्टर आंटी कब जा रही है, जिस पर पार्थ कहता है शायद कल शाम को ट्रेन से। तब वीर उन दोनों से कहता है ठीक है, हम सभी लोग भी कल ही निकलेंगे। कल दोपहर तक अपने ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम सभी गुजरात चलेंगे। जिस पर दोनों तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद राजवीर से पूछता है वीर तूने ये सिस्टम बना तो लिया है, लेकिन तू इसे लॉन्च कैसे करेगी? जिस पर वीर मुस्कुरा कर कहता है मैं जो सुबह से ये सब जो कर रहा हूँ या आगे करने का प्लान बना रहा हूँ, तुमको क्या लगता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोगों को इस सिस्टम की जरूरी पड़े तब तक ये सिस्टम बेकार है, इसलिए तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और हमारा पहला कस्टमर स्विस बैंक ही बनेगा। इतना कहकर वीर हंसने लगता है, जिस पर राज और पार्थ उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया हो। लेकिन राज को कुछ बातें समझ में आ गई थी। वो सोच रहा था आई होप तू जो सोच रहा है उसमें कुछ गड़बड़ न हो जाए। तभी वीर उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने अपने प्रॉफिट निकाल लिए? जिस पर दोनों न में सर हिला देता है। तब वीर कहता है निकाल लो और मैं अपने पैसे निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, अगर तुम दोनों को करना है तो कर सकते हो। इतना कहकर वीर पहले अपनी पोजीशन चेक करता है। उसे करीब 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल गया था, जिसे देखकर वीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला इतना प्रॉफिट। जिस पर राज और पार्थ दोनों ही वीर को देखने लगते हैं। राज वीर से पूछता है क्या हुआ वीर? जिस पर वीर अपने आप को ठीक करता है और दोनों से कहता है तुम दोनों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है? जिस पर दोनों कहते हैं चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले पार्थ चेक करता है। जब वो अपना प्रॉफिट चेक करता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो वीर की तरफ देखता है। वीर क्या ये सच है? इसमें इतना पैसा है? मैंने इतना पैसा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जिस पर वीर और राज पार्थ का प्रॉफिट देखते हैं और वीर पार्थ से कहता है लेकिन अब आदत डाल ले, क्योंकि ये अब तुम्हें बार बार दिखने को मिलेगा। और राज तू बता है तुझे कितना हुआ है? जिस पर राज कहता है मुझे भी उतना ही हुआ है, लगभग 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तब वीर उन दोनों से कहता है ठीक है, ये सारा प्रॉफिट निकाल लो और मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पर तुम दोनों अपने पास सिर्फ 10 लाख छोड़कर बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर दो। जिस पर दोनों उसे हैरानी के भाव से देखने लगते हैं। वही वीर जेनी से पूछता है जेनी कोई ऐसा कॉइन है क्या जो 24 घंटे में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हो? जिस पर जेनी कहती है हाँ बड़ी, ऐसे बहुत से कॉइन है, मैं आपको सबसे बेस्ट कॉइन बताती हूँ, फिर वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर है। वहाँ पर अगर आप 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 24 घंटे में लगभग 90 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इसके हिसाब से आपका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हुआ है। और अगर आप अपने पास 10 लाख छोड़ बाकी का आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू करीब 490 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी सीधा सीधा कहा जाए कि आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। इतना प्रॉफिट सुनकर वीर खुशी के मारे उछलना चाहता था, लेकिन उसने अपनी खुशी को थोड़ा काबू में किया और अपने दोनों दोस्तों की ओर देखा जो उसे ही देखे जा रहे थे। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर राजवीर से कहता है तू ऐसी बात ही कर रहा है कि मैं और पार्थ सिर्फ 10 लाख रुपए छोड़कर बाकी सभी इन्वेस्ट कर दे। अरे इतने मुश्किल से इतना प्रॉफिट हुआ है, अगर डूब गया तो हम क्या करेंगे? जिस पर वीर उन दोनों की एक स्माइल करता है और कहता है ऐसा नहीं होगा, क्यों? ये सिर्फ 24 घंटे के लिए रखना है, फिर तुम्हें अपना सारा पैसा वापस निकाल लेना और तुम दोनों इतना प्रॉफिट
होगा जितना तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो। अरे तुम तो सिर्फ 90 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे देखो मैं पूरे 5 करोड़ कर रहा हूँ, और पता है 24 घंटे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे 500 करोड़ रुपए। जिस पर दोनों शॉक हो जाते हैं और पार्थ के मुंह से निकलता है क्या इतना प्रॉफिट? तब वीर कहता है हाँ इतना प्रॉफिट। इतना क्या? वीर अपनी पैसा इन्वेस्ट करने लगता है और उन दोनों को भी बता देता है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, बाकी वो दोनों जाने उन्हें करना है कि नहीं। तभी जैनी वीर से कहती है बडी मुझे आपको एक बात बतानी है जो बहुत जरूरी है। जिस पर वीर सीरियस हो जाता है। क्या हुआ जैनी, ऐसी क्या बात है? जिस पर जैनी कहती है बडी आपको अपने दोस्तों से दूर जाना होगा क्योंकि आपके ऊपर एक खतरा आने वाला है जो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला। अगर हो सके तो आपको बिना बताए यहाँ जाना होगा, फिर चाहे आप कहीं भी जाए लेकिन आपको गुजरात नहीं जाना है। जिस पर वीर का दिमाग फिर जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029wavki7l0dap1h। न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए? ऐसा ही इस कहानी में हुआ है जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी CH16 बॉस वो भाग गया। अब आगे चैप्टर 16। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का नया चैप्टर बिना देरी किए। जब वीर जैनी की बात सुनता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जैनी से कहता है ये जैनी तुम क्या कह रही हो, तुमको पता भी है? जिस पर जैनी कहती है बड़ी सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रही थी क्योंकि अभी आप इतने ताकतवर नहीं हो जो उनसे लड़ सको। बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ इसलिए कह रही हूँ आपको यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आप गुजरात नहीं जा सकते हैं क्योंकि वही उन लोगों का बेस है, इसलिए आपको दूसरी जगह चूज करनी होगी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ ये आपकी बॉडी के ओनर से रिलेटेड है, शायद वो लोग उसे मारना चाहते हैं। जिस पर वीर जैनी से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो लोग उसे मारना चाहते हैं लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका है, इसका मतलब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? तब जैनी कहती है आपसे नहीं बल्कि उससे जिसकी बॉडी में हो आप इस वक्त, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाए। इतना कहकर जैनी चुप हो जाती है। वही वीर अपने दोस्तों की ओर देखता है और जैनी से कहता है लेकिन जैनी मैं अकेले कैसे? मेरे दोनों दोस्त तो गुजरात जा रहे हैं, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर जैनी कुछ नहीं कहती है। तब वीर जैनी से पूछता है क्या और कोई रास्ता नहीं है जैनी, अगर मैं अपने दोस्तों को यहाँ से अपने साथ ले जाऊँ? जिस पर जैनी कहती है हाँ ले जा सकते हैं बड़ी, लेकिन सिर्फ राज को, क्योंकि मैंने राज बैकग्राउंड देखा है, वो आपके लिए सही इंसान है। लेकिन पार्थ को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसे अपनी माँ को भी संभालना है, इसलिए मैं कहीं कहूँगी कि आप सिर्फ राज का साथ ले सकते हैं, पार्थ का नहीं। एक तरह कह सकते हैं कि आप कहीं भी जाए राज आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन पार्थ ऐसा नहीं है, इसलिए अब आपको जो करना है वो सोच समझ के करना होगा। जिस पर वीर सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर वीर राज से कहता है राज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर राज कहता है हाँ बोल न वीर क्या बात है? जिस पर वीर राज से कहता है राज क्या ऐसा कोई है जो मुझे अभी भी चोट पहुंचानी चाहता है या फिर कोई मारना चाहता है? जिस पर राज के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और वो अपने मन में कहता है क्या इसे कहीं से पता तो नहीं चल गया है कि इसको मारने के लिए पहले भी कोशिश की गई थी? तभी उसे वीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है राज देख मुझे पता है कि तुझे इसके बारे सब कुछ पता है, इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम्हें कुछ उसके बारे में पता है तो मुझे बता दे ताकि मैं आगे के अटैक के लिए तैयार हो सकूँ, तू समझ रहा है न? जिस पर राज कुछ देर शांत रहता है, फिर कुछ देर बाद राज वीर से कहता है तू सही कह रहा है वीर, कुछ लोग हैं जो तुझे मारना चाहते हैं, इनफैक्ट तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो भी उन लोगों ने किया था। तुम तो खुदकुशी करने गए थे लेकिन मौके पर तुमने कदम पीछे ले लिया था, लेकिन फिर पता नहीं किसी ने तुम्हें पीछे से धक्का दे दिया और फिर तुम्हारे साथ वो सब हो गया था। और जितना मुझे पता चला है कि उन लोगों को तुम्हें मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन क्यों ये नहीं पता वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। राज की पूरी बात सुनकर वीर शांत रहता है। कुछ देर बाद वीर राज से कहता
है हम लोग गुजरात नहीं जा रहे हैं और तू पार्थ को समझा देख कि गुजरात चला जाए, नहीं डॉक्टर आंटी अकेले हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अकेले हो। जिस पर राजवीर से पूछता है तू क्या करने वाला है और तू गुजरात नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, जिस पर वीर कहता है दिल्ली जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेटर लेकर आ, क्योंकि अब हम यहाँ रोक सकते हैं क्योंकि वो लोग फिर से आ रहे हैं। जल्दी जाओ राज, हमें यहाँ से निकलना होगा। और पार्थ से कह दे कि वो ये रूम खाली करके अपनी माँ के पास चला जाए, बाकी का मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। जिस पर राज उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन वीर को इतना जल्दी करता देखकर वो कुछ नहीं पूछा सका। उसने जल्दी पार्थ को इन्फॉर्म किया, फिर उसे ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी पूरी की। जब सब कुछ करके वापस रूम में आया तो देखा वीर एकदम तैयार है। उसने वीर का ट्रांसफर लेटर दिया और उसने देखा वीर ने उसका भी सामान पैक कर दिया। वही वीर उससे कहता है जल्दी निकल, वो लोग आ चुके हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जल्दी ही दोनों हॉस्टल से निकल जाते हैं और जब वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचते हैं तब उन दोनों को वहां काफी सारी जीप खड़ी हुई दिखाई देती है और बहुत सारे गुंडे भी, जिन्हें देखकर वीर राज से कहता है मैंने कहा था आने वाले हैं, देखा गया, अब जल्दी कर यहाँ से छुप कर निकलना होगा, मैं अभी इन सब पचड़े में नहीं पड़ सकता हूँ। जिस पर राज में सर हिलाता है और वो दोनों छुपते छुपाते यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वीर एक कैब बुलाता है और वो दोनों वहाँ स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वही इधर पार्थ भी अपनी मां को समझा बुझाकर यूनिवर्सिटी से पहले ही निकल चुका था, जैसा कि राज ने उससे कहा था। उन तीनों के जाने के उसी हॉस्टल रूम में बहुत सारे इंट होते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है। जिस वो सारे गुंडे अपने लीडर के पास जाते हैं, बॉस वो यहाँ नहीं है। जिस पर उनका बॉस चिल्लाते हुए कहते हैं हरामखोर, अभी तक वो यही था, अब कहा गया, जाओ उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, अगर तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो समझ लेना तुम सबकी मौत पक्की, जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मैं तब उनको बता देता हूँ। इतना कहकर वो लीडर किसी को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होते ही लीडर कहता है वो भाग गया है शायद। जिस पर उधर से आवाज आती है मैंने तुम लोगों के एक काम दिया था और तुम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे किसी भी हाल में उसकी मौत चाहिए, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आई बात समझे में, और हाँ अब जब काम हो जाए तभी ही फोन करना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वो लीडर अपने लोगों की तरफ देखकर कहता है कुछ पता चला उसका। जिस पर एक आदमी अपने लीडर से कहता है जी बॉस, खबर मिली, वो गुजरात के लिए निकल चुका है और वो इस वक्त स्टेशन की ओर जा रहा है। जिस पर वो लीडर कहता है तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो स्टेशन, आज उसका काम तमाम करके ही रहेगा मैं। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद वहाँ सारी गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर छुपी हुई एक लड़की सामने आती है और वो किसी को कॉल करती है, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ध्यान रहे ये लोग उस तक न पहुँच पाया, आई बात समझ में। वही वीर और राज स्टेशन जा रहे थे कि तभी वीर ड्राइवर से पूछता है ड्राइवर साहब क्या आप दिल्ली चलोगे। जिस पर वो ड्राइवर कहता है हाँ चलूंगा सर, बस चार्ज बढ़ जाएगा। तब वीर कहता है आप उसकी चिंता मत करिए, आप अभी सीधा दिल्ली के लिए चलिए। उसकी बात मानकर वो ड्राइवर सीधा दिल्ली के लिए अपनी गाड़ी मोड़ देता है। वही राज भी उसकी बात समझ रहा था और ऐसा ही पार्थ ने किया था कि स्टेशन जाने के बजाय वो सीधा कैब से ही अपनी मां को लेकर गुजरा चला गया। गाड़ी में बैठ पार्थ अपने मन में कहता है आई होप दोनों सही सलामत हो। अभी पार्थ ये सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है। पार्थ अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो ये मैसेज राज की तरफ से था, जिसमें राज ने लिखा था मैं और वीर दोनों सही सलामत दिल्ली के लिए निकल गए हैं, तुम सही हो। जिस पर पार्थ भी मैसेज कर देता है वो ठीक है और उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा हूँ। हालांकि पार्थ की माँ ने थोड़ी आनाकानी की थी कि ऐसे जाने से उन्हें बहुत खर्च होगा, लेकिन पार्थ के समझाने पर वो मान गई थी। वही वो सारे गुंडे लोग जो वीर को ढूंढ रहे थे वो स्टेशन पहुंचकर वीर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की वीर कहीं नहीं मिलता है। जिस पर उनका लीडर बहुत गुस्से में था, उसके सारे आदमी वीर को ढूंढ कर थक गए। तब सब आकर लीडर से कहते हैं बॉस मैंने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, शायद वो निकल गया। जिस पर उनका लीडर कहता है चलो गुजरात चलने की तैयारी करो। इतना कहकर सभी गुंडे स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो सभी स्टेशन से बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत सारे वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स चारों तरफ घेर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029wavki7l0dap1h। न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए, ऐसा ही इस कहानी में हुआ है जिसमें विराजनवी
के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी। 17 इंडिया में हड़कंप मच गया। अब आगे चैप्टर 17। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नॉवेल का नया चैप्टर बिना देरी किए। उन सभी को गुंडों को घेरने के बाद उनके बीच में उन सभी बॉडीगार्ड्स का लीडर आगे आता है और उन गुंडों के लीडर को अपना फोन बताता है और उससे कहता है बात करो, जिस पर उन गुंडों का लीडर उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान में लगा लेता है, जिस पर उधर से एक लड़की की रुड टोन में आवाज आती है, तुम लोग वहां क्या करने गए थे? जानते भी हो वो कौन जिसे तुम मारने जा रहे हो? जिस पर गुंडा उससे कहता है वो जो कोई भी हो, मुझे उसे मारने के लिए पैसे मिले हैं और तुम इन सब बीच में मत आओ। जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रही हूँ, बल्कि वो तुम हो जो मेरे रास्ते में आ रहे हो, समझे? चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तुमको जिसने भी पैसे दिए हैं उसका मैं तुम्हें 4 गुना देती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस पर वो लीडर कहता है कैसा काम? जिस पर वो लड़की आगे कहती है ज्यादा नहीं, बस जिसने तुम्हें ये करने के लिए कहा उसे मारना है। तब वो गुंडे का लीडर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है ठीक है, काम हो जाएगा। इतना कहकर वो फोन वापस उन बॉडीगार्ड्स के लीडर को कर देता है, जिस पर वो लीडर अपनी बॉस से कुछ बात करने के बाद उस गुंडे के लीडर को 3 बैग जो पैसों से भरे थे उन गुंडों के लीडर को दे देता है और उससे कहता है काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए, वरना तुम सब कल का सूरज नहीं देख पाओगे। आई बात समझे में? इतना कह वो सभी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। वही वीर और राज की कैब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने आ कर रुकती है, जिस पर ड्राइवर कहता है साहब हम पहुंच गए। जिस पर वीर राज को नींद से जगा कर कहता है राज उठ देख हम पहुंच गए हैं। इतना कह वीर कैब से उतर जाता है और राज भी अलसाते हुए उतर जाता है। फिर दोनों अपना अपना सामान निकाल कर कैब ड्राइवर को पैसे देते हैं। उसके बाद वीर और राज दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर के नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रही थी। हाँ लड़के थे, लेकिन उनके मुकाबले लड़कियां बहुत ज्यादा थी। जिस पर वीर राज की तरफ देखकर कहता है राज कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि ये मुझे यूनिवर्सिटी तो लग रही है, हाँ ये गर्ल्स हॉस्टल जरूर लग रहा है। जिस पर राज कहता है हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है, रुक मैं एड्रेस चेक कर लेता हूँ। जिस पर राज एड्रेस चेक करके वीर से कहता है यार वीर एड्रेस तो सही है। जिस पर वीर कहता है अब ये कैसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां है। जिस पर राज कहता है वीर हमें उससे क्या है, हम तो सिर्फ पढ़ने ही आए हैं, चल चल कर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, फिर तुझे अपना काम भी तो करना है। जिस पर वीर को याद आता है अभी तक उसने स्विस बैंक से पैसे नहीं निकाले हैं, तो वीर अपना सर हाँ में हिला देते है। फिर वीर अपने मोबाइल से एक वायरस छोड़ देता है और वायरस के छोड़ते ही उसके मोबाइल में यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ जाती है, यहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे उन सभी की डिटेल्स भी उसके पास आ जाती है। इस सबको देखने के बाद वीर राज से कहता है चल इधर से चलना है। इतना कहकर वो दोनों मैनेजमेंट ऑफिस के ओर चले जाते हैं और वहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वीर और राज अपने अलॉट हॉस्टल रूम में चले जाते हैं। जब दोनों अपने रूम में पहुँचते हैं तो उन्हें एक लड़का अपना सामान सेट करते हुए मिलता है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करता है। लेकिन वीर उसे देखकर अपने मन में कुछ सोचता है, फिर वो भी अपना सामान सेट करने लगता है। वही राज भी उस लड़के को देखता है, वो उसे जाना पहचाना हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी वीर अपने सामान को सेट करते हुए उस लड़के से कहता है मैंने तुझे मना किया था, फिर तू हम दोनों के पीछे पीछे क्यों आ गया? जिस पर वो लड़का जो सामान सेट कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और वो वीर को मुड़कर उसको देखने लगता है। वही राज वीर की बात को समझ नहीं पा रहा था। तब राज वीर से पूछता है वीर तू इसे जानता है क्या? जिस पर वीर उससे कहता है क्यों तू इसे नहीं जानता है क्या? समझा कर तू ही तो आया था इसे, लेकिन नहीं इन महाशय को। जिस पर राज हैरानी से उस लड़के को देखने लगता है। राज उस लड़के के पास आकर उससे कहता है पार्थ मैंने तुमसे मना किया था ना, तू फिर यहाँ क्यों आया? और तू तो गुजरात जाने वाला था। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये पार्थ ही है जो वीर राज के पीछे पीछे चले आए। तब पार्थ उन दोनों से कहता है यार मैं वहां पर अकेला हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों के पीछे आ गया। तब वीर पार्थ से पूछता है और डॉक्टर आंटी कहाँ है? यही है, मैंने यहाँ पर एक घर ले लिया है जो मैंने इन्वेस्ट से कमाए थे तेरी हेल्प से, और मोम से जॉब भी छोड़ दी है, इसलिए अब कोई टेंशन नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम तीनों घर पर चले रहकर, वहाँ पर काफ़ी कमरे हैं और घर भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग वहीं रह लेते हैं और मुझे मोम की भी टेंशन नहीं होगी। क्या कहते हो तुम दोनों?
तब राज कहता है आइडिया तो तेरा अच्छा है, और वो वीर की तरफ देखकर कहता है तुम क्या कहते हो वीर। तब वीर कहता है ठीक है, लेकिन मुझे के कमरा अलग से चाहिए और तुम दोनों उस कमरे में कभी भी जाओगे, और अगर तेरे पास एक ऐसा रूम हो जिसके अंदर एक सीक्रेट रूम हो तो बताओ। जिस पर पार्थ कहता है हाँ है, न एक नहीं बल्कि दो है। तब वीर तैयार हो जाता है, ठीक है कल हम लोग चलेंगे, अब तुम दोनों आराम करो, मुझे काम करना है अपना है। इतना कहकर वीर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। पहले वीर अपनी प्रॉफिट को अपने बैंक में ट्रांसफर करता है, उसके बाद वो अपने मेन काम में लगता है, क्योंकि अब तक स्विस बैंक में पैसा जमा हो गया था और उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई थी। वीर सबसे पहले ये पता करता है कि ये पैसा किसके नाम से ट्रांसफर किया गया। ये पता करने के लिए वीर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही स्विस बैंक में सिक्योरिटी रूम में वहां के एक एम्प्लॉय अपने हेड को बताता है सर कोई स्विस बैंक को हैक करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वो हेड कहता है तुम पागल हो गए हो सुमित, स्विस बैंक को हैक करना कोई हलवा है क्यों, और वो जो कोई भी है वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बैंक में सबसे एडवांस सिस्टम है जो कोई भी हैक नहीं कर सकता है। अब जाओ यहाँ से अपना अपना काम करो जाकर। अभी सुमित वहां से जा ही रहा था तभी एक एम्प्लॉय दौड़ते हुए कहता है सर किसी ने स्विस बैंक को हैक कर लिया है और जो आज इंडिया से पैसा आया है वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। जिस पर वो हेड हैरान रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है क्या तुम सब पागल वागल हो गए हो गया। फिर वो अपने पीसी में चेक करने लगता है कि वो दोनों सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। वो हेड जब चेक करता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें पैसों की ट्रांसफर की प्रोसेसिंग चल रही थी, जिसे देखकर वो हेड चिल्लाता है और कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे रोको नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो लोग कुछ करते हैं उससे पहले वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और देखते ही देखते सब पहले जैसा हो जाता है। अब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर अभी अभी इतना बड़ा कांड हुआ है। वही इंडिया में लोगों के फ़ोन में अचानक से मैसेज आने लगते हैं। सभी मैसेज में एक ही बात लिखी हुई थी कि आपके अकाउंट में इतने रुपए जमा किए गए हैं। ऐसे ही जाने कितनों लोगों के पास मैसेज आए थे और उन सभी में ज़्यादातर किसान और वो लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे। इस वजह से इंडिया में हड़कंप मच गया और दूसरे दिन सुबह से ही बैंक में लाइन लग गई थी। वहीं इंडिया की गवर्नमेंट को ये बात पता लग चुकी थी कि उन्होंने जो पैसा स्विस बैंक में जमा किया गया था वो चोरी हो गया है। इस बात को जानकर सभी लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसने किया और क्यों, लेकिन इन सब में एक बात अच्छी थी कि लोगों की मदद हो गई थी जिनके पास खाना खाने तक पैसे नहीं थे, जो अपनी फसल को खराब होने की वजह उन्हें कुछ नहीं मिला था, लेकिन इन पैसा से उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https://whatsapp.com/channel/0029WFK7L0DAP1H। न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसा ही इस कहानी में हुआ है जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी 18 मस्ती विद फ्रेंड्स। अब आगे चैप्टर 18। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नॉवेल का नया चैप्टर बिना देरी किए। इंडिया में तो हड़कंप मच गया था, लेकिन वीर वो तो शायद जितने जानवर थे उन सबको बेचकर सो रहा था और उसके दोनों दोस्त उसे जाने कब से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीर महाशय पता नहीं कौन सी बेहोशी की दवा खाकर सोए थे। तब राज को पता नहीं क्या सोचता है कि वो एक बाल्टी में पानी भर के ले आता है और पार्थ की तरफ देखकर कहता है क्या कहता है डाल दूं इसके ऊपर। जिस पर पार्थ कहता है और क्या हम जाने कितनी देर से इसे उठा रहे हैं और ये महाशय तस से मज नहीं हो रहे हैं। तब राज वह पूरी पानी से भरी हुई बाल्टी सोते हुए वीर के ऊपर डाल दिया, जिसके बाद वीर एकदम से हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। वही राज और पार्थ एक तक उसे ही देखने लगते हैं। वो दोनों वीर को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वीर पूरा भीग चुका था। उन दोनों को हंसता देखकर वीर चिढ़ जाता है और कहता है तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है न, रुको अभी बताता हूँ मैं, जो तुम दोनों क्लास में जाने के लिए तैयार हो ना अभी बताता हूँ। फिर वो उठकर वो भी 2 बाल्टी पानी लेकर आ जाता है और वो दोनों जब तक भागते ये फिर समझते उससे पहले वीर उन दोनों के ऊपर पानी डाल चुका था, जिस
पर दोनों वीर से कहते हैं यार ये क्या किया, मैं इतने बड़े मुश्किल से तैयार हुआ था और तुमने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है वो तो मेरे ऊपर पानी डालने से पहले सोचना चाहिए थे, इतना कह वीर फ्रेश होने चला जाता है। वही वो दोनों गुस्से में बस वीर को देखते रह जाते हैं। फिर लास्ट पार्थ राज की तरफ देखकर कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ है, अगर तू उसके ऊपर पानी न डालता तो ये सब न होता। जिस पर राज कहता है अरे तो मेरे इसमें अकेले की गलती नहीं है, तुम्हारी भी है, मैंने तो तुमसे पूछा भी था। जिस पर पार्थ उसे गुस्से से देखने लग जाता है लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि वीर भी पलटकर हम दोनों पर पानी डाल देगा। फिर दोनों अपने अपने कपड़े चेंज करते हैं, वही वीर भी फ्रेश होकर आ गया था। तीनों रेडी होकर वीर अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि घड़ी में 10 पहले से बज गए थे और उन तीनों की क्लास भी 10 बजे ही थी। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है चलो यार लेट हो गए हैं हम तीनों। जिस पर दोनों उससे कहते हैं हाँ वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, हम दोनों तुम्हें जाने कितनी बार उठाया लेकिन नहीं महाशय पता नहीं क्या खाकर सोए हुए थे। जिस पर वीर झल्ला जाता है और उन दोनों से कहता है अरे तुम लोग मुझे बाद में सुना लेना, पहले क्लास में चलो, हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर तीनों दौड़कर अपनी क्लास के गेट पर पहुंचते हैं। तीनों जब अपनी क्लास में पहुंचते हैं तो वो तीनों देखते हैं कि क्लास में पहले ही प्रोफेसर आ गए हैं। जिस पर तीनों क्लास में गेट पर ही रुक जाते हैं। पार्थ राज से कहता है यार प्रोफेसर तो पहले ही आ गए हैं, अब हम अंदर कैसे जाएंगे। जिस पर राज कहता है वो तो वीर करेगा। जिस पर वीर उन दोनों को घूर कर देखने लगता है। जिस पर राज कहता है क्या है, घूर कर क्यों देख रहा है, तेरी वजह से लेट हुए हैं तो अब तू ही हमें क्लास में एंटर करवाएगा। जिस पर वीर उनसे अपनी नज़र हटाकर क्लास में देखने लगता है और उन दोनों के देखे बगैर कहता है यार मैं पहले ही दिन दांत तो नहीं खाने वाला हूँ। इतना कहकर वीर अपना मोबाइल निकाल कर कुछ करता है, जिस पर वो प्रोफेसर जो पूरी क्लास में पढ़ा रहे थे उनका फ़ोन बजने लगता है। तब वो प्रोफेसर अपना फ़ोन चेक करते हैं तो पता नहीं उनको क्या होता है, वो अपना कॉल उठाकर एक कोने में चले जाते हैं। वो जहाँ पर गए थे और खड़े होकर बात कर रहे थे वहाँ से क्लास के एंट्रेंस गेट दिखाई नहीं दे रहा था, जिस बात फ़ायदा उठाकर तीनों क्लास में इंटर होते हैं और सबसे पीछे वाली खाली सीट्स में बैठ जाते हैं। उन तीनों को ऐसा करते हुए पूरी क्लास देखकर हैरान थी। ये तीनों तो क्लास में अंदर चले गए लेकिन इधर माहौल बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि बैंक्स में लगातार लोग बढ़ते जा रहे थे। वही इंडिया गवर्नमेंट स्विस बैंक से जवाब मांग रही थी कि उनकी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई पैसा निकाल कर ले गया, चलो ले गया, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब कोई उस चीज़ को हैक करता है तो वो अपना कुछ जरूर छोड़ जाता है, लेकिन यहाँ उन लोगों को कुछ नहीं मिला। वही स्विस बैंक भी इंडिया गवर्नमेंट को जवाब नहीं दे पा रही थी, वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। जो आज हुआ था तभी पता नहीं किसी ने ये बात स्विस बैंक के चेयरमैन को बता दी कि इसमें गलती सिक्योरिटी हेड की है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय ने उन्हें सही वक्त पर खबर पहुंचा दी थी, लेकिन सिक्योरिटी हेड ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा रोज हुआ करता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबका पता था, जिस पर सभी उस सिक्योरिटी हेड से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन वो किसी को नहीं मिल रहा था। शायद उसे पता चल चुका था कि इन सब की जिम्मेदारी उसे ही लेनी पड़ेगी, जिस पर वो वहां से भाग चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया और इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। स्विस बैंक ने भी यही जवाब इंडिया गवर्नमेंट को भी दिया और आश्वासन दिया है कि हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वही क्लास में जब प्रोफेसर वापस से पढ़ाने आए तो उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया और वो वापस से पढ़ाने लगे, जिस पर तीनों से राहत ली। और पार्थ ने धीरे से अपने दोस्तों से कहता है आज तो बच गए, लेकिन अब कल से ऐसा नहीं करूंगा, भले ही मुझे अकेला ही आना पड़े। जिस पर वीर कहता है तू नहीं कर पाएगा, क्यों कि जो इंसान कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों से अलग नहीं रह सकता है वो ये हरकत कभी नहीं कर पाएगा। जिस पर राज हंसने लगता है और उन दोनों से कहता है क्लास में ध्यान दो, नहीं तो वो जो सामने पढ़ा रहा है एक सेकंड नहीं लगाएगा कि क्लास से बाहर निकालने में। जिस पर तीनों पढ़ने में ध्यान देने लगते हैं। वही पूरी क्लास चोरी चोरी नजरें उन तीनों को देख रही थी, सबसे ज्यादा वीर और पार्थ को, क्योंकि एक तो वीर की बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई बॉडी बिल्डर हो और वही पार्थ एकदम चॉकलेटी बॉय लग रहा था। इन सब से दूर गुजरात के एक बड़े से विला में जो पूरा ब्लैक कलर में था, जिसे देखकर एक नेगेटिव वाइब आ रही थी। उस
विला के अंदर हाल में एक लड़की जो करीबी 20 या 21 की होगी, वो ऐसे बैठी थी जैसे वो इस सल्तनत की राजकुमारी हो। उसने इस वक्त अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था जिसकी वजह से उसको कोई चेहरा नहीं देख सकता था। उसकी सिर्फ नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी और उसका फिगर तो कतई जहर, अगर कोई उसे एक बार देख ली वो उसी में खो जाए। उसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और उसकी आंखों से पता चल रहा था जैसे वो अपने गुस्से कंट्रोल कर रही हो, और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो वीर के ऊपर नजर रख रही थी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब उस लड़की को लगा कि वीर और उसके दोस्तों गुजरात के लिए निकल गए हैं, लेकिन जब तीनों से अपनी लोकेशन चेंज कर दी और ये बात किसी को नहीं पता चल पाई, जिस पर ये लड़की वीर के ऊपर नजर नहीं रख पाए, और जब ये बात अपने बॉस को बताई तो आप सबको पता ही है क्या हो रहा है। वही वो लड़की जिसने मास्क लगा रखा था, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस लड़की से कहा उसका पता करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इस बार उसके साथ कुछ हुआ तो समझ लेना तुम्हारी मौत पक्की है। जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाता है और कहती है जी बॉस, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। इनफैक्ट वो जिस ट्रेन से जाने वाले थे वो उससे भी नहीं गए हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने अपनी जगह ही चेंज कर दी हो। जिस पर वो मास्क वाली लड़की कहती है कुछ भी हो, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, कुछ भी करो मुझे उसका पता ला कर दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो लड़की कहती है जी बॉस, इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। वही वो मास्क वाली लड़की कुछ सोचने लगती है। वही वीर की क्लास हो चुकी थी और अब उन तीनों को भूख लगने लगी थी, जिस पर पार्थ अपने दोस्तों से कहता है यार मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलना चलते हैं कैंटीन में। जिस पर वीर और राज दोनों राजी हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को भी बहुत तेज भूख लगी थी और उन तीनों से सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तीनों क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर चले जाते हैं, लेकिन जब वो तीनों कैंटीन पहुंचते हैं तो सब चौंक जाते हैं। ऐसा क्या हुआ जो वीर और उसके दोनों दोस्त चौंक गए? आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029wavki7l0 न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए? ऐसा ही इस कहानी में हुआ है जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये कहानी 19 नए दोस्त। अब आगे चैप्टर 19। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ये न्यू नॉवेल का नया चैप्टर को भी बिना देरी किए गए। तीनों जब कैंटीन पहुंचते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कैंटीन में बहुत भीड़ थी, वहां पर एक भी जगह खाली नहीं थी जहां पर बैठकर वह तीनों कुछ खा सके। राजपाट से कहता है अरे यार यहाँ तो इतनी भीड़ है। वही वीर भी कैंटीन में इतनी भीड़ देखकर उसका मन भी खराब हो गया था, लेकिन भूख लगी थी इसलिए उसने मन मारकर कैंटीन में अंदर चला गया, जिस पर पार्थ और राज भी उसके पीछे पीछे चल गए। वीर बड़ी मुश्किल से भीड़ से बचकर उसने अपना ऑर्डर लिया और बैठने की जगह ढूंढने लगा। वही पार्थ और राज भी उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, लेकिन उन तीनों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए थक हार कर उन लोगों ने वहां से जाने का फैसला किया। अभी वह कैंटीन से बाहर निकलते ही, लेकिन उससे पहले उन तीनों को किसी की आवाज आई जो उन तीनों को रोक रहा था। वीर यह आवाज सुनकर पीछे पलटा तो वहां पर एक दोस्तों का ग्रुप था जो उन तीनों को ही बुला रहा था, लेकिन वीर वहां नहीं जाना चाहता था कि वह उन लोगों में से किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने नज़रअंदाज करके वहां से जाते हुए अपने दोस्तों से कहा चलो यहाँ से। लेकिन तभी उन लोगों की आवाज़ फिर से आए, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? पर वीर रुककर फिर उधर देखता है और कहता है हम तीनों अपने हॉस्टल कमरे में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। जिस पर इस ग्रुप में से लड़का आगे आते हुए कहता है अरे भाई है ना जगह, आओ बैठो आके। जिस पर वीर उसे घूरने लगता है, तब वह लड़का कहता है अरे मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ, मैं सुबह देखा जो तुमने किया था। जिस पर वीर मान जाता है क्योंकि उसे भूख बहुत तेज लगी थी और उसे बहुत जल्दी थी खाने की। वीर उसकी बात मानकर उसकी टेबल की ओर चल देता है, वहां जाकर बैठकर अपना लंच करने लगता है। वहीं पथ और राज भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और वह भी वीर के साथ बैठकर अपना लंच करने लगते हैं। मैं ग्रुप के सारे लोग उन तीनों को वैसे देखने लगता है जैसे कोई उन्होंने एलियन देख लिया। उन सबको अपनी ओर घूरता हुआ देखकर तीनों अपना सर उठाकर उन सभी की ओर देखते हैं, तब भी पूछता है क्या होगा तुम सब हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर उनमें से वही लड़का उन तीनों से कहता है तुम तीनों अपना लंच ऐसा कर रहे हो जैसे आप तीनों जन्म से भूखे हो। जिस पर तीनों उस लड़के को देखने लगते हैं, जिस पर वो लड़का
हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बाय द वे मेरा नाम अजय है और यह मेरे साथ दोस्त है। फिर अजय अपने दोस्तों का इंट्रोड्यूस करता है उन तीनों से, जिस पर वीर और उसके दोनों दोस्त भी अपना इंट्रो देते हैं। फिर सभी हंसी मजाक करने लगते हैं और अब वीर के साथ पार्थ और राज फिर उस ग्रुप से जुड़ गए थे। तभी वीर के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिस पर वीर अपना मोबाइल चेक करता है। वीर अपना मोबाइल चेक करने के बाद उन दोस्तों से कहता है जो अभी अभी बने थे, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना है। फिर वीर पार्थ और राज की ओर देखता है और कहता है, तुम दोनों भी चलो। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद अजय अपने ग्रुप से कहता है, हमें बॉस को खबर दे देनी चाहिए कि वीर और उसके दोस्त दिल्ली आ गए हैं, जिस पर सभी हामी भर देते हैं। वही वीर वहां से निकलकर अपने हॉस्टल के कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वीर दोनों से कहता है, चलो अब घर चलते हैं क्योंकि मुझे आज बहुत जरूरी काम है। जिस पर राज कहता है, कैसा काम है? जिस पर वीर कहता है, आज मुझे प्रोमो लॉन्च करना है सिस्टम का, तभी तो मैं उनको बेच पाऊंगा। जिस पर राज हामी भर देता है। फिर तीनों पार्थ के घर की ओर निकल जाते हैं। जल्दी ही तीनों पार्थ के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब राज और वीर पार्थ घर देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। वीर पार्थ से कहता है, अब एक घर लिया है या महल, वो भी इतना बड़ा? जिस पर पार्थ मुस्कुरा देता है। वही वीर आगे कहता है, तुमने इतना बड़ा घर लिया और डॉक्टर आंटी ने मना नहीं किया? जिस पर पार्थ कहता है, मना किया था लेकिन मैंने फिर उन्हें समझा दिया, अब चल यहीं पर रहकर देखेगा क्या? अंदर चलकर भी देखकर, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। जिस पर वीर और राज पार्थ के उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अंदर का नज़ारा बाहर के नज़ारे से बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वीर पार्थ से पूछता है, पार्थ ये घर कितने का लिया है? जिस पर पार्थ कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 10 करोड़ का है। जिस पर राज उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसके सामने कोई पागल हो। राज पार्थ से कहता है, तू पागल हो गया है क्या? 10 करोड़ का घर है और कह रहा है ज़्यादा नहीं है ये? जिस पर पार्थ कहता है, और नहीं तो क्या? फिर वीर है न, और तुम भी, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा घर लिया ताकि हम हमेशा साथ रहे। जिस पर वीर कहता है, अच्छा बस बस चलो, चलकर मुझे मेरा रूम दिखाओ। वैसे डॉक्टर आंटी कहाँ है? जिस पर पार्थ कहता है, वो आराम कर रही है क्योंकि उन्हें सुबह बुखार आ गया था। तब वीर उससे पूछता है, वैसे पार्थ जब तूने इतना बड़ा घर लिया है तो मुझे ये बता कि यहाँ पर जिम रूम भी होगा? आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029wavki7l0 न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए? ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली? अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए ये 20 ट्रेलर लॉन्च। अब आगे चैप्टर 20। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू नॉवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना देरी किए। वीर पार्थ से पूछता है, जब तूने इतना बड़ा घर लिया है तो इस घर में जिम का रूम भी होगा? जिस पर पार्थ कहता है, हाँ है न, लेकिन तू जिम क्या करेगा? जिस पर वीर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने आप को ताकतवर बनाना है, और तू बातें कम कर, मुझे मेरा रूम दिखा। जिस पर पार्थ उसे उसके रूम में ले जाता है। जल्दी ही पार्थ वीर पार्थ को लेकर एक रूम में ले आता है। ये रूम वैसा ही था जैसे वीर को अपने लिए रूम चाहिए था। वो रूम पूरा ब्लैक कलर की थीम में था जो वीर को बहुत पसंद आ गया था, और उसी रूम में 2 सीक्रेट रूम भी थे। पार्थ उसका भी वीर को रास्ता बता देता है कि वहां पर कैसे जाया जाता है। उसके बाद पार्थ वहां से चला जाता है। उसके बाद वीर अपना सेटअप उसी दोनों सीक्रेट रूम्स में से एक में करता है। सेटअप करने के बाद वीर जेनी से बात करता है, जेनी क्या तुम तैयार हो? जिस पर जेनी उसे जवाब देती है, यस बडी मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वीर अपने काम के लिए बैठ जाता है। सबसे पहले वीर पूरे देश की सैटेलाइट को हैक करने की काफ़ी कोशिश करने के बाद वीर अपने काम में सक्सेसफुल जाता है, जिस पर पूरे देश की जितनी भी टीवी पर चैनल चल रहे थे वो सभी बंद हो गए थे और सबको अपने अपने टीवी में ब्लू स्क्रीन ही सिर्फ दिखाई दे रही थी। ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई। वही वीर उसके बाद जो उसने अपने सिस्टम का ट्रेलर बनाया था वो लॉन्च कर देता है इस पर, जहां पर ब्लू स्क्रीन आने लगता है उस जगह वही वीर का लॉन्च किया हुआ ट्रेलर सबको दिखाई देने लगता है। उस ट्रेलर में उस सिस्टम के बारे में एक एक चीज़ बताई जा रही थी, जो कि एक आई बता रहा था, जैसे वो कैसे काम करता है और कैसे नहीं। इनफैक्ट उसमें ये भी बताया गया था कि इस सिस्टम को कोई भी हैक नहीं कर सकता है। वो उस ट्रेलर में लाइव करके दिखाया गया था, और जो उसका हैक करने की कोशिश करता है तो हैक होने के बजाय वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। जैसा कि वीर ने अपने दोस्तों को बताया था, उस 20 मिनट की ट्रेलर सब कुछ था जो वीर लोगों को दिखाना चाहता था।
और उस ट्रेलर के आखिरी में ये भी बताया गया था कि इस सिस्टम को सहगल इंडस्ट्रीज के सीईओ ने खुद बनाया है और इस सिस्टम की नीलामी होगी 1 महीने बाद सेम डेट पर। इसके बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होने कि सहगल इंडस्ट्रीज का सीईओ कौन है, तो वो वीर है। लेकिन वीर को सहगल इंडस्ट्रीज को सीईओ की पोस्ट कैसे मिली, तो ये एक सीक्रेट है, वो आगे स्टोरी में आप सभी को पता चलेगा। इस ट्रेलर को देखने के बाद आम जनता को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग ऐसा कुछ जानते थे या जिन लोगों को ऐसे सिस्टम की जरूरत थी वो ये ट्रेलर देखकर हैरान रह गए थे। और सभी लोगों के बीच ये बात हो रही थी कि सहगल इंडस्ट्रीज तो बर्बाद हो गई थी, तो ये फिर से कहाँ से आ गई, और आ भी गई तो सीधा पहली बार में छक्का मार दिया। वो कहते हैं एंट्री होनी चाहिए तो ऐसे होनी चाहिए। देखते ही देखते वो ट्रेलर हर जगह पहुंच गया, यहाँ तक देश के बाहर भी वायरल हो गया था। और ये ट्रेलर इंडिया गवर्नमेंट के पास भी पहुंचा और स्विस बैंक के पास जल्दी ही सहगल इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल पेज से भी इस वीडियो को रिलीज कर दिया गया, जिससे लोगों को सही से समझ में आ जाए। वही वीर अपने सेटअप पर बैठकर ये सब देख रहा था। वो खुश था कि ये वीडियो वायरल हो गया, यही तो वो चाहता था। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, जिस पर वीर कॉल आता है, जिस पर उधर से कहा जाता है बॉस मैंने आपके कहे मुताबिक कर दिया है। लेकिन क्या इससे सहगल इंडस्ट्रीज बच जाएगी, क्योंकि इस वक्त सहगल इंडस्ट्रीज के पास कोई भी फंड नहीं है। जिस पर वीर कहता है परेशान मत हो, अगले 1 महीने में हम लोगों के पास इतना फंड होगा जिसको कोई सीमा नहीं होगी, और जो कॉन्टेक्ट करे उसकी एक लिस्ट बनाते चलना, जरा मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन इस सिस्टम को लेना चाहता है। इतना कहकर वीर कॉल कट कर देता है। फिर वीर जेनी से पूछता है अच्छा जेनी, तुम ये बताते कि तुमने मुझे सहगल इंडस्ट्रीज का सीईओ क्यों बना दिया। जिस पर जेनी कहती है बड़ी ये करने के लिए हमें ऑर्डर मिले थे। जिस पर वीर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है ऑर्डर दिया था पर किसने। तब जेनी उसे बताती है ये मैं नहीं बता सकती बड़ी, बस इतना समझ लो अभी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। जिस पर वीर भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक पता चल चुका था कि अगर जेनी को कुछ बताना होता है तो वो बता देती है, और कुछ नहीं बताना तो कितनी कोशिश क्यों न कर लो वो नहीं बताएगी। तब वीर जेनी से कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर आज कुछ कमाई कर ली जाए, ज़रा मुझे आज के कॉइन बताना जो बेस्ट रिटर्न दे रहे हो। जिस पर जेनी उसे ऐसे बहुत से कॉइन बताती है जो उसे अच्छा खासा रिटर्न दे रहे थे। इस पर वीर उन कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देता है और वो राज और पार्थ को भी मैसेज करके बता देता है, जिस पर वो दोनों भी इन्वेस्ट कर सके। फिर वीर अपनी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट चेक करता है, उसके बाद वीर वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसे अपने कमरे में अपने दोनों नमूने दोस्त मिलते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे। वीर राज से कहता है कल कंपनी चले जाना, वहाँ से तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट लाने हैं और तुम लोगों मना किया था ना कि तुम दोनों इस कमरे में नहीं आओगे, फिर क्यों आए। जिस पर पार्थ हंसते हुए कहता है अरे तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है, अरे बस हमें और राज को तो यही देखना था कि तू क्या क्या कांड कर रहा है, और आज देख भी लिया, हर तरफ तू बस छाया हुआ है। अब सब ये जानना चाहते हैं कि सहगल इंडस्ट्रीज का सीईओ कैसे दिखता है। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है तुम दोनों के पास कुछ काम नहीं है क्या जो तुम दोनों मेरे पीछे ही पड़े। उसके ऐसे चिढ़ते हुए देखकर दोनों हंसने लगते हैं। तब राज हंसते हुए वीर से कहता है अरे तू इतना चीड़ क्यों रहा है, मैं और पार्थ जा रहे हैं, तू भी फ्रेश हो जा और फिर हम तीनों डिनर करने के लिए चलते हैं। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो फ्रेश होने चला जाता है। वही पार्थ और राज भी वहां से चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आपको पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 wavki 7al और 0dap1h। न्यू स्टोरी। क्या हो अगर पानी आग बन जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, जिसमें विराज अन्वी के साथ शादी इसलिए कर लेता है ताकि उसको बर्बाद कर सके, लेकिन जो गलती अन्वी ने की ही नहीं थी उसको क्यों उसकी सजा मिली। अन्वी ने लाख बार विराज को समझाने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी नफरत में इतना डूब गया था कि उसको कुछ सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा था, और विराज की इसी गलती की वजह से अन्वी ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या अन्वी वापस आएगी अपना बदला लेने के लिए, और क्या वो विराज के सामने अपने आप को साबित कर पाएगी। जानने के लिए पढ़िए ये कहानी रीबर्थ ऑफ फायर गर्ल ओनली पॉकेट नॉवल पर https skeptical smiley face pocketnovel.onlink.me/ciso/86697। आप लोगों से मुझे एक बात कहनी थी कि कुछ लोग हैं जो स्टोरी को रिव्यू गिरा रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मिल क्या जाता है वो करने से। हाँ अरे आपको जब स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मत पढ़िए और न रिव्यू ही दीजिए। आप क्यों फालतू में 1 स्टार देकर स्टोरी की रेटिंग गिरा रहे हैं। मैं अपनी ही स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सारी स्टोरी की बात कर रहा हूँ जो इतनी अच्छी होने के बावजूद आप लोग उन स्टोरी की रेटिंग गिरा देते हो।